गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था टिश्यूज़, जिसमें हमने आपको टिश्यूज़ के बारे में बताया था कि टिश्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं, 3। इसमें से पहला हमने कल आपको बता दिया था जिसका नाम था विभज्योतक टिश्यूज़। तो उसी के आगे आज आपका दूसरा है जिसका नाम है स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यूज़। तो ये सभी लोग नोट कर लें, परमानेंट टिश्यूज़ या स्थायी ऊतक। तो आज का टॉपिक है ये। तो देखिए, विभज्योतक की कोशिकाएं जिस प्रकार से होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो परमानेंट बने रहते हैं, जो कभी हटते नहीं हैं, इसीलिए इन्हें स्थायी कहा जाता है, यानी कि गमन नहीं करते, एक ही स्थान पर रहते हैं। तो लिखेंगे विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। स्थायी ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। स्थायी ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें वृद्धि एवं विभाजन की क्रिया स्थायी रूप से स्थायी रूप से अथवा कुछ समय के लिए रुक गई होती है। ऐसी कोशिकाएं मृत अथवा जीवित एवं पतली तथा मोटी भित्ति की हो सकती हैं। तो देखिए, इन्होंने क्या बताया कि विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर, यानी कि विभज्योतक की कोशिकाएं थी, अब अलग अलग भागों में बटी और स्थायी ऊतकों का उन्होंने क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। इनका क्या होता है, एक समूह होता है और ये विभाजन में कुछ समय के लिए रुक जाती है। तो ये क्या मृत बनती हैं, कुछ जीवित होती हैं, कुछ मोटी होती हैं, कुछ पतली होती हैं। तो अगली लाइन से लिखेंगे, स्थायी ऊतक के नरम भागों जैसे हरे भागों की त्वचा, देखिए पादप में हरा भाग होता है, तो हरे भागों की त्वचा, जड़ों, तनों, पत्तियों एवं फूलों के डंठलों, फलों के गूदों एवं बीजों में पाए जाते हैं। तनों एवं शाखाओं की वाहिकाओं की वाहिकाओं में
जाइलम एवं फ्लोएम, जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण भी, यानी कि दारू कोशिकाएं होती हैं, तो जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण भी स्थायी ऊतकों से होता है, का निर्माण भी स्थायी ऊतकों से होता है। अगली लाइन से लिखेंगे, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल ऊतक, नंबर 1 सरल ऊतक और नंबर 2 जटिल ऊतक। नंबर 1 सरल ऊतक और नंबर 2 जटिल ऊतक। तो सबसे पहली हेडिंग डाल देंगे, नंबर फर्स्ट वाली सरल ऊतक। सरल ऊतक यानी कि सिंपल टिश्यूज, ठीक है, लिख लिया सभी ने। सरल ऊतक लिखे, इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं एक समूह में होती हैं। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं एक समूह में होती हैं। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं एक समूह में होती हैं जो संरचना एवं कार्यों में समान होती हैं, जो संरचना एवं कार्यों में समान होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे पहली होती है मृदुतक, मृदुतक, दूसरी होती है स्थूल कोण ऊतक, दूसरी होती है स्थूल कोण ऊतक और तीसरी होती है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक, ठीक है। नोट कर लीजिए, पहली थी आपकी मृदुतक, दूसरी स्थूल कोण ऊतक और तीसरी दृढ़ ऊतक। तो मृदुतक से समझ में ही आ रहा होगा कि ये कैसी होंगी, मृद होंगी, यानी कि मुलायम होंगी, ठीक है। स्थूल की होगी कैसी, स्थूल टाइप की, स्थिर होंगी, और दृढ़ की मतलब कठोर होंगी, ठीक है। तो सबसे पहली वाली हेडिंग डाल लीजिए, जिसे हम पैरेन्काइमा भी कहते हैं। तो पहली हेडिंग डाल लेंगे मृदुतक या पैरेन्काइमा, लिख लीजिए पहली हेडिंग, अलग लिखो। पहली हेडिंग है पैरेन्काइमा या दृढ़ ऊतक, मृदुतक, या लिखेंगे मृदुतक या पैरेन्काइमा, ठीक है, लिख लिया। लिखें, यह ऊतक प्रायः जीवित कोशिकाओं का समूह होता है। यह ऊतक प्रायः जीवित कोशिकाओं का समूह होता है। यह ऊतक प्रायः जीवित कोशिकाओं का समूह होता है। इनकी भित्तियां सेल्यूलोज की बनी होती हैं। इनकी भित्तियां सेल्यूलोज की बनी होती हैं तथा पतली व कोमल होती हैं, तथा पतली व कोमल होती हैं। ये खाद्य निर्माण का कार्य, यानी खाद्य पदार्थ का, ये खाद्य पदार्थ का निर्माण अथवा अन्य कार्य भी करती है, अथवा अन्य कार्य भी करती है।
करती हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, मृदुतक हो गई, जिसकी संरचना हम आपको बना दे रहे हैं वो इस प्रकार से है। कोशिका द्रव्य ये जो भरा हुआ है आपका, ये इस प्रकार से पूरा आपको इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, आपको इस प्रकार से कर लेना है पूरा। तो इस प्रकार से ये भरा हुआ है वो आपका कोशिका, इस प्रकार से ये जो है वो है केंद्रक, इस प्रकार से ये जो है वो है मध्य केंद्रक, और ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं इसमें ये है हरित लवक, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, और जो बीच में है ये है रसधानी, ये है कि बीच का स्थान छोटा है जिसे हम कहते हैं अंतरकोशिकीय स्थान, अंतरकोशिक स्थान। ये जो है वो है प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, इसका नाम क्या है, सरल ऊतक। ठीक है, बना लीजिए इसे। तो आपने देखा इस तरीके की संरचना सरल ऊतक की बनी हुई है ये संरचना, और ये जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं इसे हम अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अंतरकोशिक स्थान, इसे भी कहते हैं। फिर आपने देखा इस तरीके की ये जो भरा हुआ है एक जलीय पदार्थ जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। इसमें इस तरीके से यहाँ पर है वो है केंद्रक, तथा ये जो बीच का भाग है उसे मध्य केंद्रक, और हरित लवक यानी कि जो आप इस तरीके से देख रहे हैं कहीं बीच में वो क्या है, हरित लवक है, और बीच में जो खाली स्थान है ये खाली स्थान है, ये खाली स्थान है, ये खाली, इसे हम कहते हैं रसधानी, और ये जो इधर का भाग है उसे हम कहते हैं अंतरकोशिकीय स्थान। जैसे ये भी है, देखिए है अंतरकोशिकीय स्थान, ये है अंतरकोशिकीय स्थान। तो ये है आपकी सरल ऊतक, नोट कर ले इसे।
बन गया सभी का। दूसरी हेडिंग डालेंगे, इसी की है सरल ऊतक के, यानी कि आपका कौन सा था, मृदुता के पैरेन्काइमा। तो लिखेंगे मृदुता के कार्य, इसी के आगे देखिए हमने ये बढ़ा दी, ठीक है, मृदुता के पैरेन्काइमा के कार्य। हेडिंग डाल लीजिए, मृदुता के पैरेन्काइमा के कार्य, हेडिंग डाल लो। यानी कि कभी कभी आ जाता है पैरेन्काइमा, तो आप कहेंगे कि पैरेन्काइमा पढ़ाई ही नहीं है, तो यही पैरेन्काइमा है। लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, पैरेन्काइमा का मुख्य तथा सामान्य कार्य। पैरेन्काइमा का मुख्य तथा सामान्य कार्य जल तथा खाद्य पदार्थों को संचित करना है। पैरेन्काइमा का मुख्य तथा सामान्य कार्य जल तथा खाद्य पदार्थों को संचित करना है। पैरेन्काइमा का मुख्य तथा सामान्य कार्य जल तथा खाद्य पदार्थों को संचित करना है। दूसरी हेडिंग डालेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हरित लवक होने पर प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ बनाना। हरित लवक होने पर प्रकाश संश्लेषण द्वारा, हरित लवक होने पर प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ बनाना। तीसरा पॉइंट, जलीय पौधों में मृदुतक से प्लवन व श्वसन में सहायता मिलना। प्लवन व श्वसन में सहायता मिलना। नंबर 4 लिखेंगे, नंबर 4, मांसल भागों में श्लेष्मक। मांसल यानी कि जो गूदेदार जो भाग होते हैं पादप के गूदेदार भाग। जब किसी भी पादप को हम तोड़ते हैं तो उसमें गूदेदार भाग निकलता है। तो मांसल भागों में श्लेष्मक जल अथवा रबर क्षीर एकत्र करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, विभाजन की क्षमता लौटने पर ये द्वितीयक वृद्धि तथा घाव भरने आदि के काम आना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पानी तथा खाद्य पदार्थ के अनुप्रस्थ स्थानांतरण में सहायता करना। पानी तथा खाद्य पदार्थ के अनुप्रस्थ स्थानांतरण में सहायता करना। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, स्फीत रहने के कारण ये कोमल भागों को यांत्रिक शक्ति देना। स्फीत रहने के कारण कोमल भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सरल ऊतक क्या है और सरल ऊतक में जो मृदुतक है वे क्या है। तो ये आपका मृदुतक भी यहीं से समाप्त होता है। जो नेक्स्ट होगा वो आपका होगा इसके बाद स्थूल कोण ऊतक, तो वो हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है।